नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। पैगंबर मोहम्मद साहब पर पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर नाराजगी जताने के बावजूद अधिकतर इस्लामिक देश भारत के साथ संबंधों में तनाव बढ़ाने के मूड में नहीं है। मामले को लेकर आधिकारिक तौर पर ऐतराज दर्ज कराने के बावजूद ईरान ने अपने विदेश मंत्री को भारत यात्रा पे भेजा है और ये यात्रा बरकरार है। ईरान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला हेयान बीती रात नई दिल्ली पहुंचे हैं। वो 3 दिन के भारत दौरे पर आए हैं और ईरानी विदेश मंत्री की आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात हुई है। वो इसके अलावा मुंबई और हैदराबाद भी जाएंगे। बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर ईरान समेत कई खाड़ी देशों ने, 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम देशों ने निंदा की इसकी और इसमें यूएई, बहरीन, कुवैत, ये तमाम देश जो हैं वो शामिल हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी ने अपनी पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पहले निलंबित किया, फिर पार्टी से निष्कासित कर दिया है और दिल्ली बीजेपी की मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी से निकाल दिया। और इसके बाद बीजेपी ने एक बयान भी जारी किया कि पार्टी की ये लाइन नहीं है, बीजेपी सर्वधर्म सम्मान में विश्वास रखती है और इस तरह के जो बयान दिए गए हैं वो सरकार का या बीजेपी का रुख नहीं है। इसके बावजूद इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। इसके अलावा मंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान दिया है कि जो विवाद पैगंबर मोहम्मद पर दी गई टिप्पणी को लेकर हुआ, उससे भारत के अरब देशों के साथ या खाड़ी देशों के साथ जो रिश्ते हैं उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। We will lead the world, we will continue to lead the world, and with all these countries also we have very good relations and the relations will continue to be very good. They have only mentioned that such statements should not be made, and accordingly the person who made it action has been taken on that. I don't think there is any other action anywhere else in the international countries. तो इसके जो ये बयानबाजी हुई और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई, उसके बावजूद ईरान के विदेश मंत्री जो हैं भारत के दौरे पर हैं, उनका ये दौरा कितना अहम है, क्या दिखाता है? इस बीच पीयूष गोयल का ये बयान कि खाड़ी देशों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इस बयान का इसमें कितनी सच्चाई है? हमारे साथ मौजूद है एक पैनल जिसमें सबसे पहले मैं आपको मिलवा दूं पूर्व राजदूत मंजू सेठ से। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला हैं और बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव। मैं सबसे पहले आपसे नमस्कार, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी मंजू सेठ। जो यहाँ पे ईरान के विदेश मंत्री का दौरा हो रहा है, बावजूद इसके कि 1 दर्जन जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है पैगंबर मोहम्मद के ऊपर दिए गए बयान या उसके ऊपर जो बयानबाजी हुई, नाराजगी जाहिर की, तो कितना अहम है ईरान के विदेश मंत्री का दौरा ऐसे वक्त में? क्योंकि आप देखेंगे कि सारे जो कंट्रीज हैं इस्लामिक कंट्रीज, उन्होंने इसको कहा है कि ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए और सरकार ने अपनी तरफ से अपना रिप्लाई दे दिया है, रिस्पांस दे दिया है कि ये सरकार की व्यू नहीं है। और पार्टी ने भी कह दिया है, बीजेपी ने, आप देख रहे हैं कि इट इज नॉट उनकी भी ये पॉलिसी नहीं है और इनके अगेंस्ट एक्शन ले लिया है। तो इसके बैकग्राउंड में देखते हुए कि इंडिया और ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमेशा बहुत हिस्टोरिक टाइज हैं हमारे, और हमारा उनके साथ अभी हेल्थ और अदर इश्यूज पे भी और बड़ा है। और खासकर चाबहार पोर्ट पे जो हमारे साथ में जो MOU साइन हुआ था, जिसके तहत काम चल रहा है वहाँ पे, उसको 2018 में उसको वहाँ से शुरू हो गया था वहाँ पे कारोबार। तो उसका बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है ये, और ये मुझे उम्मीद है कि एक ग्लिच आया है, कह लीजिए ब्लिप आया है दोनों देशों के बीच में, ये विल नॉट मेजर, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा बायलैटरल रिलेशन। तो आप जी मंजू सेठ, आप क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं, सहमत हैं जो कि मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिश्तों पर? और दूसरे कि ईरान के विदेश मंत्री का जो दौरा है इस समय पे, जब पूरे अरब देशों से एक तरह से नाराजगी सामने आई है, वो क्या दिखाता है? क्या ये अरब देशों का रुख दिखाता है, या हम माने कि जो दूसरे अरब देश हैं और ईरान वैसे भी इनमें थोड़ी, चाहे जैसे हम UAE या सऊदी अरब या कतर और इनकी बात करें और ईरान की, तो इसमें एक रुख में फर्क हो सकता है?
मुझे लगता नहीं ज्यादा होगा, ये एक आई थिंक टेम्पररी फेज है, क्योंकि हमारे दोनों जो वेस्ट एशिया के साथ भी और ईरान के साथ भी जो इंडिया के रिलेशनशिप रहे हैं, ट्रेडिशनल रिलेशनशिप रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इस चीज से रिलेशनशिप में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं खटास सी आ गई है इसकी वजह से, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को समझेंगे और अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको आगे और मजबूत करेंगे, और मुद्दों पे इसके बेसिस पे अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं होने देंगे। जी, तो हम ठीक है, इस पे मैं और भी आगे आपसे बात करना चाहूंगी कि किस तरह का ईरान और भारत के जो रिश्ते हैं वो उसमें क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं। तेल की बात है, आपने चाबहार पोर्ट के जिक्र किया। तहसीन पूनावाला, आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, जैसा मंजू सेठ कह रही हैं, आपको लगता है कि ईरान के विदेश मंत्री का दौरा इस समय जो एक विवाद, पूरे अरब देशों की नाराजगी थी, इससे वापस इन रिश्तों में एक तरह से गर्माहट आएगी? अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूं। सभी दर्शकों को और आप पैनलिस्ट को नमस्कार और आदाब कहते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। देखिए, हिस्टोरिकली वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट ये भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। चाहे जैसे आपने कहा अरब देशेस हो या पर्शियन देशेस, तेल के मामले में, कल्चरल मामले में, अन्य मामलों में भारत का उनके साथ ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। तो ये जो रिश्ते, कई वर्षों के रिश्ते, 70 साल जब से भारत आजाद हुआ है, अच्छे संबंध रहे मोर और लेस। तो मुझे लगता है कि एक टेम्पररी ब्लिप है, और इस बात से मैं सरकार से इत्तेफाक रखता हूं कि वी विल ओवरकम इट। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को, वर्तमान सरकार को ये देखना होगा, ये नहीं हो सकता कि आप घर में सांप पालो और आप सोचोगे कि सिर्फ वो पड़ोसी को डसेगी और आप पर वो सांप नहीं कभी आक्रमण करेगा। तो सरकार को, वर्तमान सरकार को ये देखना होगा कि जिन लोगों को वो एनकरेज कर रहे, जिनको वो आज फ्रिंज कर रहे, उनको प्रोत्साहित किसने किया, उनको किसने कहा कि आप एक कौम, एक समुदाय के पीछे जाए और इस तरह की बातें करें। कहीं ना कहीं ये बात का एनकरेजमेंट सरकार ने दिया था। और क्योंकि मंजू जी आप बैठी हुई है, मैं ये बात कहना चाहूंगा, ये आज के जमाने में ये संभव नहीं है कि आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी से 180 डिग्रीज अलग हो। यानी कि आप भारत के अंदर एक समुदाय को टारगेट करें, लेकिन वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में जाके माननीय प्रधानमंत्री सबसे बड़े अवार्ड ले आए, सिविलियन अवार्ड ले आए, और कहे कि इंडिया इज एन इंक्लूसिव कंट्री, लेकिन यहां आकर आप टारगेट करें, ये नहीं होगा। इट विल गेट कॉल्ड आउट। दूसरी चीज, मैं ओआईसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने, वर्तमान सरकार ने क्यों रिएक्ट किया। जो टिप्पणी की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने की, सॉरी भारतीय जनता पार्टी को बोलना था, वर्तमान सरकार सॉरी बोल बैठी। यानी कि आप, मैं, मंजू जी, हम लोग सॉरी बोल रहे, ये मेरी समझ में नहीं आए। लेकिन यही ओआईसी था जब 2019 में उन्होंने भारत को चीफ गेस्ट या गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया था। आप तब कह रहे थे ओआईसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, आपको कहीं ना कहीं समझना होगा कि दो मापदंड नहीं हो सकते। सो यू विल हैव टू चेंज इवन डोमेस्टिकली। और वर्तमान में आप आपके सभी सिटीजन्स को किस तरह से ट्रीट करते, ये अब दुनिया और भी गहराई देखेगी। मैं एक लास्ट लाइन अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत ऐतिहासिकली जाना जाता है कि ये महात्मा गांधी का देश है। ये गांधी किस तरह से लोगों को ट्रीट करते थे, वो देखना चाहते हैं लोग। इफ यू ट्रीट पीपल बैडली इन इंडिया और आप कहोगे विदेश जाके क्या हम एक अच्छी इमेज देंगे, ये आज पॉसिबल नहीं है सोशल मीडिया और इंस्टेंट टीवी के जमाने में। जी, श्याम प्रकाश जाटव, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ईरान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और इस वक्त जो बातें हो रही हैं नुपुर शर्मा वाले मामले पर, तो इसमें सीधी सी बहुत स्पष्ट बात है कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया उनका निजी था। भारतीय जनता पार्टी को और भारत सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत, पर वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी उस समय, इसलिए पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया। अब वो पूर्व नेता हैं। उन्होंने गलती की थी, वो उन्होंने पार्टी फोरम पर उसका प्लेटफॉर्म तो इस्तेमाल किया, मगर पार्टी की बात नहीं कही थी, इसलिए उनको निष्कासित किया गया। इसलिए जो गलत हुआ उसकी उनको सजा मिली है। इसका किसी भी सूरत में जो उन्होंने वक्तव्य दिया, विदेशों के साथ में हमारा कोई भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमने समय पर निर्णय लिया, भारत सरकार ने समय पर निर्णय लिया। और जो हमारी विदेश नीतियां जो हैं,
सभी मुल्कों शांत के प्रकाश साथ जो जाटव जी, हमारे 10 दिन ताल्लुकात की और एहतराम है, लगभग इस बयान के बाद 10 दिन की लगभग देर हो गई थी, जब तक कि सोशल मीडिया पे और बाहर से जब तक प्रतिक्रियाएं नहीं आने लगी, इसलिए समय पे शायद इतना निर्णय नहीं हुआ। लेकिन देखिए, इसको देरी नहीं कहेंगे, इसमें जांच होती है, जांच होने के बाद में तब निर्णय लिए जाते हैं, तुरंत वो तो फानन टीवी में पर नहीं का लिए वक्तव्य जाते। था, वो तो रिकॉर्डेड है, वो तो टेलीविजन का वक्तव्य था। हाँ, ठीक बात है। तो वो निर्णय लिया गया और आज जो हमारी विदेश नीति जो मोदी जी ने इतने खूबसूरत तरीके से पूरे विश्व में बनाई है, आज सब जगह हमारी प्रशंसा हो रही है, सम्मान है, और जो हमारे मेहमान आ रहे हैं आपको लगता है सम्मान कि खाड़ी देशों में और जो मुस्लिम देश हैं वहां पे एक तरह से जो छवि भारत की, मोदी जी ने बहुत मेहनत की, प्रधानमंत्री ने रिश्ते और बेहतर किए हैं, ये मैं मानती हूं कि हमारे अरब देशों के साथ जो है वो रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और काफी उसमें सक्रियता रही है, पर इससे इमेज भारत की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचा और कई जगह से तो खबरें पहले बिल्कुल नहीं, मैं इस बात में सहमत नहीं हूं, बल्कि ये समझ लिए कि जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने और भारत सरकार ने लिया, उस कारण से हमारी छवि और खूबसूरत बनी है। उन लोगों को और भरोसा हुआ कि एक्चुअल में जो इस वक्त में सरकार है वो वाकई धर्मनिरपेक्ष है और सभी समाज को, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को सम्मान करने का वो जो है माना रखती है। और इसलिए शांत प्रकाश जाटव जी, आपको लगता है कि इससे बात जो है अब खत्म हो गई? भारत सरकार ने जो निर्णय लिया, निकाला गया बीजेपी से इनको, नवीन जिंदल को और उसके अलावा नूपुर शर्मा को, तो आपको लग रहा है ये काफी है और अब इसके आगे कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी और रिश्ते जैसे पहले थे वैसे रहेंगे? ये जो कदम उठाया गया वो काफी है? देखिए, विदेशों के साथ में जो हमारे ताल्लुकात हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं और खूबसूरत होंगे। और रही जिन लोगों ने ये किया, तो उनके साथ में जो न्याय प्रक्रियाएं जो होंगी, न्यायपालिका उनके साथ में जो निर्णय लेगी वो न्यायालय का और लॉ एंड ऑर्डर का काम है। पूनावाला, ये काफी है संदेश देने के लिए कि भारत जो है वो जी, तहसीन पूनावाला, ये संदेश देने के लिए काफी है ये कदम कि भारत जो है वो गंभीर है और ऐसे लोगों की जो वक्तव्य हैं या इस तरह के लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। नगमा जी, सवाल को मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा। सबसे पहले, गलती भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने की या उनके दिल्ली के मीडिया डिपार्टमेंट ने, तो माफी देश क्यों मांगे? आप में मंजू जी क्यों मांगे? माफी वो मांगे, भारतीय जनता पार्टी मांगे। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता थी, ये ऑफिशियल मीडिया डिपार्टमेंट के हेड थे, माफी उनको मांगनी चाहिए। देश क्यों इसका, आपने कहा देश का सर झुका, देश को माफी मांगनी पड़ी, बीजेपी के माफी मांगनी पड़ी। देश में और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। सरकार भले उनकी हो, लेकिन ये रिएक्शन गलत था। दूसरी चीज, मैं दोबारा से उस बात पे आऊंगा, माफी चाहता हूं मैं अपना तो सरकार को वक्तव्य नहीं देना चाहिए था, आप कह रहे हैं? सरकार को माफी नहीं मांगना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था और सरकार शुड हैव सेड दैट वी हैव एक्टेड, लीगली एक्ट करना चाहिए था। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए मैं इसे दोहरा रहा हूं, आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी है कि आप शमशान कब्रिस्तान की बातें करते हैं, आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी है आप दंगाइयों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी है कि जो महिला एक आतंकवाद के आरोप में आरोपी है आप उसको लोकसभा का टिकट देते हैं। प्लीज जाटव सर प्लीज, आप रिक्वेस्ट करता हूं, ये वो चैनल नहीं है सर, आप गलत बोल रहे हैं। आप बोल दीजिए, आप गलत बोल रहे हैं सर, आप गलत बोल रहे हैं, उसके बाद बोलता हूं। दूसरी बात, आपकी बात को ये वो चैनल है, मैं अपनी बात समाप्त कर लूं फिर आप मुझे काउंटर कीजिए प्लीज। कही अपनी बात समाप्त। एक आतंकवादी का जो आरोपी थी, आपने उसको लोकसभा की टिकट दी, लोकसभा में बिठा दिया। फ्रिंज कौन है? गलत बोल रहे हैं आप। Who is the fringe? गलत बोल रहे हैं। तहसीन पूनावाला, अगर हम अभी मुद्दे पर हैं और बात ये भी है कि अब डोमेस्टिक पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी को आप बहुत अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो डोमेस्टिकली होता है वो दुनिया भर में भी दिखता है। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मगर मैं केवल एक ही बात बोलूंगा, आप गलत बोल रहे हैं सर। अगर आप सर ठीक है, अगर मैं गलत बोला मुझे सही कर दीजिए, 1 मिनट का समय दूंगा। मैं नहीं सही करूंगा, तहसीन पूनावाला 1 मिनट, आप उनकी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। तहसीन, आपने एक बात कही, उनको जवाब देने दीजिए। जी, शांत प्रकाश जाटव। देखिए, जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं कि फलाने आतंकवादी को टिकट दिया या फलाना काम किया, इस प्रकार की भाषा नहीं। आप अच्छी बात बोले, आप ये बताएं कि हमने जो काम किया उसमें आप एक सुझाव दें।
आप यहाँ बैठ करके सिर्फ भड़काने का काम कर रहे जी, हैं मैं और सुझाव देता बेतुकी हूं। बातों के साथ में भड़का रहे हैं। जी, बिल्कुल मैं नहीं, सुझाव अभी देता तक मैं जो चला मैं चला आज के एक बाद में मिनट, नहीं आपने चलेगा। अपनी तेजी बात बोलने कही, वाला जी। श्याम प्रकाश जाटव, आपको आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। स्पष्ट मैं बोलना मुद्दे पे पड़ेगा। लौटना चाहती हूँ कि इस समय ईरान के विदेश मंत्री के दौरे की अहमियत कितनी है और इससे जो खाड़ी देश और भारत के रिश्तों के बीच में लग रहा था कि एक तनाव आया, क्या वो वापस रास्ते पे लौटेगा? और इसलिए मैं मंजू सेठ आपके पास आना चाहती हूँ, खाड़ी देश कितने अहम है भारत के लिए और इस दौरे से जो भी कड़वाहट आई थी, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें सामान्य होंगी? उम्मीद है कि बिल्कुल इमीडिएटली तो शायद ना हो, बट जरूर होंगी, क्योंकि बहुत अहम है। आप कह रही इमीडिएटली ना हो, मतलब डेंट तो पहुंचा है, ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ पहुंचा है, थोड़ा तो पहुंचा ही है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और जैसे उन्होंने कहा तहसीन जी ने कि ये लोकल हमेशा शुरू से ही रहा है, डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी का हमेशा लिंक रहा है और हमेशा इम्पैक्ट रहा है। फॉरेन पॉलिसी बहुत वेरी ऑफन जब हम पॉलिसी बनाते हैं वो डोमेस्टिक इश्यूज और डोमेस्टिक कंसर्न्स को भी लेके चलते हैं, तो ये थोड़ा लिंकेज हमेशा से रहा है, लेकिन अब और भी हो गया है सोशल मीडिया के जमाने में। और ये जो इसका जो सॉरी जी, तो इसलिए ये जो अब ये आगे चल के, क्योंकि वेस्ट एशिया में हमारी बहुत पेट्रोल के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमारी बहुत बड़ी वहां पे डायस्पोरा है और बहुत बहुत सारी हमारी जो लाखों लोग हैं जो कि अरब देशों में, खाड़ी देशों में काम करते हैं, लाखों भारतीय। बहुत बहुत अहम है ये रिलेशनशिप हमारे लिए। और दोनों इसलिए ये जो विदेश मंत्री आए हैं ईरान के, और ईरान के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं हमेशा, तो ये एक इंडिकेशन है कि वो दे आर रेडी टू मूव ऑन, उसपे। लेकिन ये थोड़ा ब्लिप जरूर आया है और उसको, लेकिन वो दोनों भी आपस में बात करेंगे। और जैसे इन्होंने कहा भी, ये सरकार को इसलिए मुझे लगता है आना पड़ा क्योंकि सारे जो वेस्ट एशियन गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने हमारे ऑनवॉयज को बुलाया, हमारे एम्बेसडर्स को बुलाया, तो इसलिए जरूरी है कि सरकारी तौर पे भी इसका खंडन किया जाए। आप कह रही कि सरकारी तौर पे जो खंडन हुआ वो जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे ऑनवॉयज को, एम्बेसडर्स को वहां पर बुलाया गया था। और ये समझना चाहती हूं मैं कि ईरान के लिए भारत कितना अहम है, ईरान के विदेश मंत्री का जो दौरा इस समय है, इसके बावजूद वो क्या संदेश देता है खाड़ी के देशों को भी? वो ईरान के लिए भी इंडिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा चाबहार के लिए, और जो पोर्ट में जो काम हो रहा है और जो कनेक्टिविटी होगी अफगानिस्तान को लेकर भी हमारे कॉमन कंसर्न्स हैं। और बिजनेस, दोनों कंट्रीज के बीच में बिजनेस टाइज और ट्रेड टाइज के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो उनको पता है कि इंडिया उनका पार्टनर पहले भी रहा है और आगे चल के भी दोनों कंट्रीज को साथ में काम करना पड़ेगा। हेल्थ सेक्टर में भी काफी हमारी कोलैबोरेशन रही है। उम्मीद है कि ये और आगे तहसीन पूनावाला, आप एक आखिरी कमेंट देना चाहते हैं? मैं एक सवाल इसमें साथ में जोड़ दूं। आपको लगता है कि भारत की जो स्थिति है और भारत का जो बाजार है, भारत के लोग हैं या भारत की जो छवि है, उस वजह से तमाम देशों ने भले ही इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी हो मिलकर, लेकिन भारत के साथ रिश्ते न रखे और नाराजगी रहे, ये मुमकिन नहीं है? अब मुमकिन नहीं है, लेकिन हमें एरोगेंट नहीं होना है। रिश्ते पुराने हैं, 70 साल से अधिक रिश्ते, कुछ तो ईरान के साथ वर्षों के रिश्ते हैं, तो हमें एरोगेंट नहीं होना है। लेकिन मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। 60% हमारा गैस कतार से आता है। मंजू जी यहाँ बैठी हुई है। ईरान से हमारे ऐतिहासिक संबंध है, अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर हमारे कंसर्न है। 1.5 करोड़ भारतीय और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन अरब मुल्कों में है। 19 लाख करोड़ रेमिटेंसेस भारत के अंदर आता है। हमारे बजट से ज्यादा $40 बिलियन का ट्रेड सिर्फ 4 बड़े अरब मुल्कों के साथ है हमारा। हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को, हम इस तरह से इन मुल्कों को नाराज नहीं कर सकते। हाँ, हम उनके लिए मार्केट है, वो हमारे लिए मार्केट है, लेकिन एक म्यूचुअल मार्केट है और हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इनके साथ। ये मुल्क हमेशा भारत के साथ रहे हैं। हम इनके साथ ऐतिहासिक दुश्मनी, आपने सही बात कहा कि हमें अहंकार में नहीं रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि इन देशों के साथ या किसी भी देश के साथ जो रिश्ते हैं वो बरकरार रहे, उसमें नाराजगी नहीं आए, और इस बात का ध्यान रखना होगा। श्याम प्रकाश जाटव जी, आप कुछ आखिरी कमेंट इस पर देना चाहते हैं कि भारत को अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी जो भी हो, यहाँ के लिए जो भी होता है, उसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पड़ता है, इस बात पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है व्यापार की दृष्टि से, और अपना जो भी सबसे बड़ा मार्केट भी हम ये भी देख रहे हैं कि क्या क्या बयान आते हैं दोनों तरफ से। ये बात इसलिए मैं कह रही हूँ कि जरूरी है ध्यान में रखना। हर एक मुल्क, तमाम मुल्कों से आते हैं, तमाम मुल्कों में गोलाबारियां भी होती हैं, मगर उसके बावजूद भी सिस्टम चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आज जो घटना हुई है इसके बाद में सब कुछ रुक जाने वाला है। नहीं, बिल्कुल सब नहीं। चीजें सही होंगी। कहीं पर भी
कोई कमियां होती हैं उनको सुधारने के अवसर होते हैं जी। और एक तजुर्बा होता है। मैं समझता हूं सबको धैर्य रखना चाहिए, आपस में सौहार्द बना करके रखें। हमारे विपक्षी दल भी सरकार के साथ मिलकर के भारत को दुनिया में खूबसूरत एक माहौल दें। ऐसा ना हो कि जो है एक दूसरे को छीटाकशी करने के कारण भारत की छवि जो है एक दूसरे पर छीटाकशी करके खराब ना करें, और हम उम्मीद करते हैं कि जो रिश्ते बने हुए हैं वो बेहतर हो। और इस बात का ध्यान जो है भारत सरकार को या भारत के लोगों को यहाँ घरेलू राजनीति के दौरान करते हुए भी रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में आगे। मूसेवाला की आखिरी अरदास में उमड़ी फैंस की भीड़। पांच की बात में इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक आरोपी सौरभ उर्फ महाकाल गिरफ्तार हुआ है। पुणे ग्रामीण पुलिस क्राइम ब्रांच ने इसे गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस की ओर से जारी जो 8 आरोपियों की लिस्ट थी उसमें सौरभ यानी कि महाकाल का भी नाम था। हमारे साथ मुकेश सिंगर इस पर और जानकारी के साथ हैं। एक और गिरफ्तारी, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है इस केस में मुकेश। और ये जो शख्स है सौरभ, इसका क्या इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा है? देखिए, कल पंजाब पुलिस ने जो 8 नाम जारी किए थे, इनमें 8 नामों में 2 नाम थे पुणे के, जिसमें एक सौरभ उर्फ महाकाल था, दूसरा सुभाष यादव था। तो इन 2 लोगों को पंजाब पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जो पुणे क्राइम ब्रांच है वो लगातार तलाश रही थी। इन दोनों में जो सुभाष यादव है वो पिछले 1 साल से फरार है और ओंकार नामी शख्स की हत्या का आरोप है। और ये काफी बड़े क्रिमिनल हैं, वहाँ के काफी बड़े गैंगस्टर हैं। इन पर पहले से भी कई केस चल रहे हैं। तो इस मामले में जो पुणे की क्राइम ब्रांच है उसने सौरभ और महाकाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर आरोप ये है सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में कि ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। शूटर्स में शामिल नहीं था लेकिन कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। और हालांकि एग्जैक्ट इसकी क्या रोल है, इसकी क्या भूमिका है, इसकी बारे में जो पंजाब पुलिस है वो ज्यादा बताएगी। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। और ये कहा जा रहा है कि जब ये पूरी घटना हुई थी तो गैंगस्टर सुभाष यादव के साथ ये पंजाब में ही था, ऐसी जानकारी है। तो अभी इसको लेकर जो पंजाब पुलिस है वो इससे पूछताछ करेगी। पुणे क्राइम ब्रांच ने इसे गिरफ्तार किया है। अब पंजाब पुलिस जो है पुणे जाएगी और इसको प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में इससे पूछताछ करेगी। तो काफी बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि जो लोग हत्या में सीधे तौर पर शामिल हैं उनमें ये एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। और इसके पहले हमने देखा कि कल जो है माफ करिए परसों केकड़ा नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ था, जिसने रेकी की थी सिद्धू मूसेवाला घर के बाहर और शूटरों को पूरी जानकारी दी थी कि आखिर वो कब निकल रहे हैं और उनके पास बुलेट प्रूफ कार है कि नहीं है, सिक्योरिटी है कि नहीं है। ये सारी जानकारी हनी उर्फ केकड़ा ने दी थी। तो ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है इस केस में, जिसमें जो लोग सीधे तौर पर हत्याकांड में शामिल हैं उनमें जो सौरभ और महाकाल है वो पकड़ा गया है। जी, इसके पहले एक गिरफ्तारी आप बता रहे हैं कि हुई है परसों केकड़ा, और ये जो है पुणे की ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तारी की है सौरभ उर्फ महाकाल। इसका नाम उन 8 आरोपियों की लिस्ट में शामिल था जो कि पंजाब पुलिस ने जारी किया था। पंजाब पुलिस उसे पुणे से लेकर आएगी। और इस बीच में जो लॉरेंस से भी पूछताछ हो रही है और मुंबई पुलिस भी पूछताछ करेगी। मुकेश, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, लॉरेंस से भी लगातार जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो पूछताछ कर रही है। 2 अलग अलग एंगल में पूछताछ की जा रही है। पहला जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस है और दूसरा सलमान खान का जो केस है, जिसमें उनके घर के बाहर जो धमकी वाला पत्र मिला था उस बारे में भी उससे पूछताछ चल रही है। और अभी जानकारी ये मिली है कि जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो दिल्ली आने वाली है और सलमान खान केस में जो लॉरेंस बिश्नोई है उससे पूछताछ करेगी। तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी लगातार पूछताछ चल रही है और उसमें भी कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई सीधे तौर पर इस हत्याकांड से इनकार कर रहा है। उसका कहना यह है
कि उसके गैंग के लोगों ने ये काम किया होगा, लेकिन वो सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं है। जी, इसे 2 मामलों में पूछताछ चल रही है। मुंबई पुलिस आने वाली है पूछताछ के लिए सलमान खान को धमकी के मामले में, और दूसरे सिद्धू मूसेवाला की मर्डर में भी पूछताछ लॉरेंस बिश्नोई से चल रही है और गिरफ्तारियां हुई हैं। केकड़ा और दूसरी गिरफ्तारी जो आज हुई है उसमें सौरभ उर्फ महाकाल, उसकी गिरफ्तारी जो कि पुणे से की गई है। पुणे की ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मुकेश सिंह सेंगर, धन्यवाद आपका। और इसी खबर पे हम आपको ये जानकारी दे दें कि जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जिनकी हत्या हुई और जिस मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनका आज अंतिम अरदास किया गया। उनके गांव में मानसा की अनाज मंडी में बहुत बड़ी संख्या में सिद्धू मूसेवाला के जो चाहने वाले हैं, उनके जो फैंस हैं, वो पहुंचे हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ रही और इसमें सिर्फ पंजाब के लोग नहीं थे, इसमें हरियाणा समेत दूसरे पड़ोसी राज्यों से भी यहाँ पे लोग पहुंचे हैं जो उनके चाहने वाले हैं। मूसेवाला के परिवार की अपील पर ज्यादातर लोग पगड़ी पहनकर ही अंतिम अरदास में शामिल हुए। इस दौरान अपने बेटे की बचपन से लेकर अब तक की बातों को याद करते हुए उनके माता पिता काफी भावुक हुए। पंजाबी सिंगर मूसेवाला की 29 मई को मानसा के जवाहर के में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंजाब पुलिस इस मामले में 8 बदमाशों को अभी इनकी जो लिस्ट जारी हुई थी, इसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें फैन बनकर मूसेवाला के घर पहुंचकर उसकी रेकी करने वाला हरियाणा के सिरसा स्थित एक संदीप केकड़ा भी शामिल है। 29 तरीक पता नहीं ਕਿਹੋ ਜੀ आई कि मां पिंड विच मर्ग हुई सी, किसी दे बैठन चली गई, पर मैं घर विखे सी। मैं कहा भी मैं पुत्र तेरे नाल चलदा, परंतु कहना तुहाडे कपड़े ठीक नहीं। मैं खेतों आया सी। मैं हमेशा परते की तरह परछावां बन के बच्चे दे नाल रहा सारी जिंदगी, ते आखिर समय दे उत्ते वीरों मैं भी खुंज गया ते अज मेरे हाथ वो समा नहीं लग रहा। जे मेरा बच्चा कदे किसे किते गलत भी हुंदा तां ओह कल्ला गड्डी लैके कदे नहीं आउंदा सी। ओह नाल 5-7 गनमैन भी रखदा, चाहे प्राइवेट मुंडे प्राइवेट क्यों ना रखदे सी, क्योंकि सानू कदे खतरा महसूस होया ही नहीं सी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मानसा में गायक सिद्धू मूसेवाला के अंतिम अरदास के बाद लोग वापस जा रहे हैं। अंतिम अरदास यहाँ के अनाज मंडी में हुआ, जहाँ पर हरमंदर साहब, गोल्डन टेम्पल या अमृतसर के दरबार साहब से ग्रंथी भी आए थे, और अब जो है लोग अंतिम अरदास के बाद वापस जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे समागम में जो सबसे अहम बात रही वो थी सिद्धू मूसेवाला के जो पिता हैं बलकौर सिंह। उन्होंने लोगों को संबोधन करते हुए कई बातें बताई कि किस तरह से उन्होंने बड़ी मशक्क़त के साथ अपने बेटे को पाला, कैसे उनका बचपन गुजरा, कैसे उनकी जवानी गुजरी और कैसे अचानक इस जवानी में उनको मार दिया गया। लेकिन नौजवानों को भी सचेत करते हुए उन्होंने 2-3 बात कही कि कैसे सोशल मीडिया के ज़रिए जब सिद्धू मूसेवाला जीवित थे तब भी उनके खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाई जाती थीं, और उनकी मौत के बाद भी उनके पिता ने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबरें, जो गलत खबरें उनके बारे में दिखाई जा रही हैं, उस पर ध्यान ना दें। दूसरी अहम चीज़ उन्होंने ये भी कही कि परिवार के नाम से या सिद्धू मूसेवाला के नाम से किसी तरह की कोई चैरिटी या किसी तरह की किसी बैंक अकाउंट में वो पैसे ना जमा कराएं, क्योंकि अगर परिवार को कोई ऐसी अपील करनी होगी तो वो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट से कर सकते हैं। सरकार को भी उन्होंने कहा कि मोहलत दी है इस केस को क्रैक करने के लिए। लेकिन बड़ा ही मार्मिक तस्वीर आज देखने को मिला, क्योंकि एक लाचार कह सकते हैं पिता कि अभी भी सरकार प्रशासन से यही गुहार लगा रहा है कि हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, उनके बेटे को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, और अब वो यही उम्मीद लगा रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जल्द अज जल्द इस कत्ल के मुजरिमों को पकड़ा जाए। हालांकि पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 8 में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है या कोई भी ऐसा आरोपी नहीं है जिसने उस दिन उनके ऊपर हमला किया हो। ये 8 लोग वो हैं जिन्होंने हमलावरों को किसी न किसी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड किया, किसी ने गाड़ी दी, किसी ने रेकी की, किसी ने सिद्धू मूसेवाला की मूवमेंट की जानकारी उनके कातिलों को दी। अब देखना ये होगा कि आज अरदास भी हो गया, अंतिम अरदास भी खत्म हो गया। परिवार को यही उम्मीद है कि जल्द अज जल्द सरकार उनके कातिलों को पकड़े। अश्विनी मेहरा के साथ मानसा से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।
और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। आगे दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर चले पत्थर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बार फिर से पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। बीती रात कुछ युवकों ने जमकर पत्थर बरसाए हैं। इस दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें कुछ लड़के पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस घटना में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। एक ही समुदाय के दो गुटों में टकराव हुआ है। इस मामले में अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जो भी इस घटना को लेकर अफवाह फैलाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव देखते हुए पुलिस की टीमों को तैनात किया गया है। और लद्दाख में चीनी गतिविधियों को लेकर अमेरिका ने भारत को किया सावधान। और अमेरिका ने भारत को आगाह किया है लद्दाख में चल रही चीनी गतिविधि को लेकर। टॉप अमेरिकी जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने लद्दाख में चीन की बढ़ती हुई हरकतों को लेकर सावधान करते हुए कहा कि लद्दाख के पास चीन की हरकतें आंख खोलने वाली हैं। खास करके वहां पर जो आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, वो बहुत चिंताजनक है। जनरल फ्लिन ने कहा कि इस इलाके में चीन सैन्य विस्तार क्यों कर रहा है। लद्दाख में चीनी सैन्य विस्तार पर सवाल उठाते हुए जनरल ने यह कहा है कि अस्थिरता फैलाने वाला जोर जबरदस्ती भरा बयान है। यह भी कहा कि चीन के मुकाबले के लिए भारत अमेरिका का साथ आना जरूरी है।